हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एक गॉस थ्योरम से कूलॉम्स लॉ का प्रूफ देखा था। चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम की। तो गॉस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि अगर सपोज कोई यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, उसकी वजह से आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ना, तो वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी चार्ज डेंसिटी की वजह से। पूरा का पूरा वायर चार्ज है ना, कि सिलेंडर की वजह से कितनी बनेगी, किसी स्फेयर की वजह से कितनी बनेगी। ठीक है, तो ऐसे उसके तीन चार एप्लीकेशन है जो हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला है फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से, इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसकी वजह से फील्ड देखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देख लें कि एक चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे निकल सकती है और उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी। तो हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक टॉपिक है आपका एनसीईआरटी में, जो कि हमें पढ़ना भी पड़ता है, तो मैं उसको धीरे धीरे यहीं पे एप्लीकेशंस में ही बता दूंगा बीच में। तो सपोज फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने एक वायर ले लिया, ये जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम सिर्फ सिमेट्रिक सरफेसेस पे ही लगने वाला है ना। लगाने को तो किसी में भी लगा सकते हो, लेकिन सिर्फ सिमेट्रिक सरफेस के ही लिए ही ये वैलिड है। ठीक है, तो हमने सपोज एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ले लिया जो कि पॉजिटिवली चार्ज ऐसे। अब पॉजिटिवली चार्ज वायर है तो, और इसकी किसी एक पॉइंट पे, सपोज ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो मैं कोई भी, सपोज इस पॉइंट की वजह से, इसका ये वाला पॉइंट है, इस पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इससे निकालने की कोशिश की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑब्वियसली मुझे वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज एज्यूम करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो यहाँ से मैंने बोला इस पॉइंट, ये पॉइंट P1 है, P1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे बन रही होगी इस डायरेक्शन में, है ना। टेस्ट चार्ज एज्यूम करोगे तो यहाँ पे भी एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज होगा जो उसको रिपल करेगा, तो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ना। और यहाँ से सेम डिस्टेंस पे इस ओ पॉइंट से, इस ओ पॉइंट के ही अलोंग मैंने हॉरिजॉन्टल मैंने ये पॉइंट लिया था, है ना। अब इसी से सेम डिस्टेंस यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया और यहाँ से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कितनी होगी, E2 सपोज, है ना। अब ये डिस्टेंस जो है दोनों चार्ज के बीच की, और ये वाली, ये दोनों सेम है, इसको नाम दे दिया मैंने P2। ठीक है, तो अगर ये दोनों, ये डिस्टेंस OP1 OP2 के बराबर है, OP1 जो है OP2 के बराबर है, तो ये जो है यहाँ पे मैंने नाम दे दिया सपोज N। तो NP2 जो है, NP1 NP2 के बराबर होगा, इक्वल होगा। अगर ऐसा है तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो एंगल में बन रही है, वो कंपोनेंट में डिवाइड होगी। तो कंपोनेंट में इस तरह से डिवाइड होगी, अगर इस तरीके से डिवाइड होगी ऐसे, है ना, तो ये वाला कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। हम प्रीवियस वीडियो में आप देख चुके हैं, इस पे ज़्यादा डिटेलिंग पे ना जाके आप इसको समझिए कि अगर मान लीजिए इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये डिस्टेंसेस बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन पे E1 E2 बराबर होगी, E1 जो है E2 होगी। और अगर E1 E2 इक्वल है तो ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट और ये वाला साइन थीटा वाला कंपोनेंट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट है। और बट ये वाला जो है, ये वाले में इसकी वजह से भी ये कॉस थीटा वाला कंपोनेंट जाएगा, इसमें भी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट जाएगा, E1 की वजह से दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फील्ड निकल रही है, मतलब कि यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से सिर्फ रिजल्टेंट उसका क्या निकल रहा है, रिजल्टेंट निकल रहा है इस डायरेक्शन में, यानी कि रेडियली। कैसा निकल रहा है, रेडियल। तो यहाँ पे टोटल फील्ड एट एनी पॉइंट N इज रेडियल। अब ये एक दूसरे को ऐसे ही बहुत सारे एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होंगे, यहाँ का जो कॉरेस्पॉन्डिंग, यहाँ पे एक पॉइंट है, उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ होगा, उस पॉइंट P को, है ना, के वर्टिकल कंपोनेंट को कैंसिल कर रहा होगा। सिर्फ इस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में ही क्या लग रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स लग रहे होंगे। ठीक है, तो हमेशा हर पॉइंट पे फील्ड कैसी लगेगी, रिजल्टेंट फील्ड रेडियल ही निकलेगी। तो हम सिर्फ रेडियल फील्ड लेके चलेंगे, है ना। ये तो मैंने आपको फॉर एग्जांपल एक डिटेलिंग बता दी। अभी हम आगे जो फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है उसको सॉल्व करते हैं, उसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है ना, देखिए बच्चों, मैंने यहाँ लिख दिया है, हमने एक कंसिडरेशन लिखा है कि लेट अस कंसीडर राइट सर्कुलर क्लोज सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l विच
with infinitely long line of charge as its axis since it is uniformly charged then linear charge density। देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने एक वायर बनाया हुआ था जो है ना, यहाँ पे भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए मैंने ये लाइन ड्रॉ की हुई जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, एक वायर है ना। अब इसके आसपास हमने, इसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, मैंने बोला कि रेडियल बनेगी, तो रेडियल बनेगी तो देखिए एक वायर है, वायर के आसपास सपोज ये वायर है, ये पेन जो एक वायर है, इस पेन के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, ऐसे यूनिफॉर्मली, है ना। यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी। तो एक पॉइंट पे लूँगा मैं, एक पॉइंट यानी कि यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे वही डिस्टेंस, यहाँ पे भी डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, सेम डिस्टेंस पे सेम, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, और कैसी रहेगी, रेडियल। ठीक है, तो सपोज एक लाइन चार्ज की वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो कैसा शेप लेगी, सिलेंड्रिकल शेप लेगी। तो सिलेंड्रिकल शेप लेगी तो मैं इसके आसपास एक सिलेंडर बना देता हूँ ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे बन जाएगा, ये सिलेंडर बन गया आपका। ठीक, अब इस सिलेंडर में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके सिलेंडर, इस सिलेंडर के हर सरफेस से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली इसमें से सारे के सारे ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, उसमें से सारे सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स रेडियल निकलेंगे, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, रेडियल आउटवर्ड्स, रेडियल आउटवर्ड से निकलेंगे। तो कुछ इस सरफेस से जा रहे होंगे, कुछ इस सरफेस से, और इस सरफेस से भी जा रहे होंगे, है ना। तो हालांकि हमने ये सिंपल वेरिफिकेशन में देख चुके हैं, ये वाला प्रीवियस वीडियो में। देखिए यहाँ से ये अगर एरिया हम ले रहे हैं, ये एरिया है ना, तो ये एरिया से एरिया वेक्टर एन कैप हो गया। ये एरिया लेंगे तो इससे नॉर्मल आउटवर्ड जो निकलता है ये एरिया वेक्टर हो गया, है ना। और ये ले रहे हैं तो यहाँ से ले लेंगे एक एरिया वेक्टर ऐसे एन कैप। तो तीन सरफेसेस होती सिलेंडर की, हमने ले ली। यहाँ पे ऐसे ही हर तरफ होगा, यहाँ पे भी होगा, है ना, एन कैप, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है तो एन कैप ऐसे वायर में होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसकी लेंथ हम कंसीडर कर लेते हैं। इसकी लेंथ जो है वो एल है, एल लेंथ का सिलेंडर है ना, यानी कि वायर जो है हमारा एल लेंथ का है। ठीक है, और ये एंड से भी, इसके जो एंड्स हैं, ये एंड से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी बहुत निकल रही होंगी, तो उसको हम नेग्लिजिबल मान के चलेंगे, उसको एंड इफेक्ट बोलते हैं, है ना, जो आज नॉर्मल निकल के इधर उधर निकल रही होंगी। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हमने बोला कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अभी आपको बताया, ये क्या होंगे, रेडियल निकलेंगे, इससे इससे इससे, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे करके निकलेगी, है ना, तो रेडियली आउटवर्ड होगी। तो उस कंडीशन में हम देख लेते हैं, क्योंकि फील्ड यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड निकलेगी तो ऑब्वियसली चार्ज वायर ऐसा रखा हुआ है ना, तो एरिया वेक्टर ऐसा जाएगा, तो इसी के अलॉन्ग जाएगी, तो इनमें इनमें नहीं जाएगी, इनमें से सिर्फ हम एरिया वेक्टर ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ले सकते, तो हम इससे ये लेंगे। तो इसके लिए हम बोलेंगे कि ई एंड यूनिट वेक्टर, ई एंड यूनिट वेक्टर एन कैप along outward normal, along outward normal to curved surface, ये curved surface है, to curved surface are in same direction, are in same direction, सेम डायरेक्शन में है। तो थीटा यानी कि जीरो हो गया, थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 डिग्री, है ना। थीटा अगर 0 डिग्री हो गया है तो कंट्रीब्यूशन ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम देख लेते हैं। ठीक है, therefore contribution of curved surface of cylinder towards electric flux। तो क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स रेडियल आउटवर्ड निकल रहे हैं, और क्योंकि हर पॉइंट पे ये यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड जो निकल रही है वो सेम होगी, है ना, कर्व्ड सरफेस पे। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस का हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, एक छोटा सा एलिमेंट सपोज ये ले लिया, और छोटा सा एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट जो है, स्मॉल एरिया एलिमेंट, उसको हमने ds नाम दे दिया, है ना, और ds से ये एन कैप्स एरिया वेक्टर है। ठीक है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना होता है अकॉर्डिंग टू, सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो कितना होता है, फिर गॉस थ्योरम लगाएंगे, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट ds वेक्टर, है ना, जो कि क्या हो जाएगा आपका सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई
और डी एस क्या है आपका यहाँ पे, डी एस वेक्टर जो होगा यहाँ पे, डी एस ये एरिया और इसका ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये इसका डायरेक्शन एरिया वेक्टर। तो ये डी एस एन कैप यहाँ पे हमने लिख दिया डी एस एन कैप। ठीक है, अब एरिया वेक्टर की वैल्यू तो यहाँ नॉर्मल की यूनिट वेक्टर की वैल्यू तो 1 हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, ई डी एस ई डी एस कॉस थीटा लगा देंगे हम, है ना। तो ये हो जाएगा आपका ई डॉट डी एस की जगह हम लगा देंगे ई डी एस कॉस थीटा। एन की वैल्यू 1 हो गई तो 1 लिख दीजिए, डी एस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, थीटा कितना बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा 0 डिग्री, है ना। देखिए एन कैप ये है, एन कैप है ना, एन कैप ये है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यहीं पे ऐसे होगी, रेडियली आउटवर्ड निकलेगी हमेशा, है ना। तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका कॉस 0, जो कि हो गया आपका ई डी एस, है ना, सरफेस इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे मैं ई को बाहर ले रहा हूँ इंटीग्रेशन से, और यहाँ सिर्फ अंदर डी एस लिख दे रहा हूँ। अब सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, डी एस क्या है, डी एस एक कर्व्ड सरफेस एरिया का एक छोटा सा पोर्शन है। इंटीग्रेशन करूंगा तो पूरे कर्व्ड सरफेस का आ जाएगा, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। यहाँ पे डी एस जो होगा, डी एस वो हो जाएगा टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, 10th क्लास में आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, जो कि होता है 2 पाई आर एच, है ना। आर रेडियस है और एच हाइट है, तो सिलेंडर की लेंथ है। तो यहाँ पे आर एच ना होके यहाँ पे हम एल लिया हुआ है, तो एल लेंथ ले लेंगे, एच की जगह हम क्या लिख लेंगे 2 पाई आर एल। ठीक है, तो इसकी जगह पुटअप कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ई डॉट डी एस इक्वल्स टू ई, और यहाँ पे लिख देंगे हम 2 पाई आर, यहाँ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी एस की जगह 2 पाई आर, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका ये क्या होता है, टोटल फ्लक्स होता है ना, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक है, इसको हम फाई ई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने बात की थी लीनियर चार्ज डेंसिटी की। अच्छा, लीनियर चार्ज डेंसिटी में लिखना भूल गया। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब कि एक यूनिफॉर्म वायर जो हमने लिया है, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, उसमें कितना चार्ज है उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी। और चार्ज डेंसिटी को बच्चों हम यहाँ लैम्डा से डिनोट करते हैं, किससे, लैम्डा से। ये लैम्डा है, लैम्डा क्या होगा, चार्ज डेंसिटी मतलब क्या, टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। टोटल चार्ज इसमें मैंने बोल दिया क्यों है सपोज इस वायर में, तो पर यूनिट लेंथ, कितनी लेंथ पे, पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, वही इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर क्योंकि लाइन है इसलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। तो ये इक्वेशन हमने सपोज 1 दे दी थी यहाँ पे, है ना। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, यहाँ से हम लिख लेंगे फिर इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो चार्ज एनक्लोज इन सिलेंडर, ठीक है, चार्ज जो होगा सिलेंडर के अंदर एनक्लोज, क्योंकि एनक्लोज चार्ज ही लेना है हमको, गॉस थ्योरम तभी लगा पाएंगे। तो चार्ज एनक्लोज्ड इन सिलेंडर, एनक्लोज्ड इन सिलेंडर, यही आपका क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। यही आपका कहलाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। और यहाँ से हमारा फॉर्मूला जो होगा, देखिए चार्ज एनक्लोज सिलेंडर निकालना है, तो यहाँ पे ये यही चार्ज है एनक्लोज चार्ज। तो ये एनक्लोज चार्ज इक्वल टू क्या, लैम्डा इंटू एल, और लैम्डा क्या है यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ सिलेंडर या फिर लेंथ ऑफ वायर, तो यहाँ पे हमने बोल दिया Q इक्वल्स टू व्हाट, लैम्डा इंटू एल। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, देखिए अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स जो होते हैं, टोटल चार्जेस इनसाइड द सरफेस के 1/ε0 टाइम्स होते हैं, है ना। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ये आपका फाई ई जो होगा वो हो जाएगा Q/ε0, और Q की जगह क्या है यहाँ पे बच्चों, लैम्डा एल अपॉन ε0। ठीक है, और फाई ई हम निकाल चुके हैं, फाई ई क्या है आपका E 2 पाई आर एल,
ये फाई ई फ्लक्स जो है इतना होता है, तो आपने बोला ई 2πr इंटू एल इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो बच्चों एल से एल यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका लैम्डा अपॉन ये 2π यहाँ पे लिख दिया आपने, और एप्सिलॉन नॉट पहले लिख दिया, आर ऐसे लिख दिया ताकि आपको वैसे ही जमा हुआ मिले, अरेंज मिले जैसा आपने बुक में देखा हुआ है। तो इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई किसी पॉइंट पी पे, किसी पॉइंट पे सिलेंडर पे, है ना, किसी चार्ज वायर की वजह से, यूनिफॉर्मली इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से। ठीक है, तो इस सरफेस पे, कर्व्ड सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, है ना, कर्व्ड सरफेस पे, मतलब कि टोटल कर्व्ड सरफेस पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किसी चार्ज की वजह से, वो क्या होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर। लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने आपको बताया, फिर एक बार और बता देता हूँ। लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, या चार्ज लैम्डा इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी चार्ज पर यूनिट लेंथ की, कोलॉम पर मीटर, है ना। लैम्डा की यूनिट हो जाती है बच्चों कोलॉम पर मीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट। ठीक है, ये लैम्डा हो गया। अभी इसमें केसेस देख लेते हैं, कंडीशन देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जो फील्ड निकलती है वो रेडियली आउटवर्ड निकलती है हमेशा। तो हम देख लेते हैं। इससे सबसे पहले तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी यहाँ पे क्लियरली कि लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो बच्चों यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा जो होगा कांस्टेंट होगा, 2π एप्सिलॉन नॉट तो है ही कांस्टेंट, सिर्फ आर वेरी कर रहा है, आर डिस्टेंस हम कम ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बढ़ रही है या घट रही है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो रही है, क्योंकि आर यहाँ वेरी कर सकता है, डिस्टेंस है वो, है ना। तो डिस्टेंस आपकी जितनी कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज़्यादा होगी, डिस्टेंस बढ़ाते चले जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी कम होने लग जाएगी, है ना। अभी इस कंडीशन में कुछ केसेस लगाते हैं, है ना। केसेस देख लीजिए। इफ केस 1, इफ लैम्डा जो है ग्रेटर देन 0 कर दिया, ग्रेटर देन 0 मतलब कि पॉजिटिव, चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होता है तो चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव कब होगी, चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव बच्चों तब होगी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल होता है। अगर ये ग्रेटर देन 0 तो कब होगा ग्रेटर देन 0, जब क्यू ग्रेटर देन 0, यानी क्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव होना, चार्ज पॉजिटिव होना, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड आउटवर्ड निकलती है ना। तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स, है ना, रेडियली क्या हो जाएगी, आउटवर्ड्स। ठीक है, और रेडियली आउटवर्ड जब लैम्डा ग्रेटर देन 0। इसी तरह अगर सेकंड केस लगा दें हम, सेकंड केस ये लगा दें कि लैम्डा लेस देन 0 हो गया, लेस देन 0 यानी कि क्यू लेस देन 0 हो जाएगा आपका, क्यू लेस देन 0 यानी कि चार्ज नेगेटिव है, चार्ज नेगेटिव है, लीनियर चार्ज डेंसिटी भी नेगेटिव, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज नेगेटिव होता है तो क्या हो जाती है, इनवर्स हो जाती है ना, रेडियली इनवर्स, रेडियली इनवर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंटायर वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ के चार्ज पे, है ना, वो डिपेंड करती है कि वो उस पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव के नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज है तो लैम्डा ग्रेटर देन 0 मिलेगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी ग्रेटर देन 0 मिलेगी, और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड। ठीक है, चलिए कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसी पे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.02 मीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे सिंपल एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जो कि इतनी फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, कितनी डिस्टेंस पे 0.02 मीटर, तो कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, यानी कि लैम्डा फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको जो गिवन होता है वो देख लिया कीजिए, है ना। गिवन क्या है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों दी हुई है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। देख लीजिए यूनिट नहीं तो चेंज करनी पड़ती है। यहाँ पे डिस्टेंस भी दी हुई है ना, जितनी डिस्टेंस पे कैलकुलेट
इतनी डिस्टेंस पे इतनी, मतलब कि 0.02 मीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम है ना। तो आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला अभी हमने फाइंड आउट किया है, कितना है, E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये हम पुटअप कर देते हैं कि सिंस E इक्वल्स टू एस E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो देखिए यहाँ पे बच्चों, चलिए वैल्यू तो पुटअप कर देते हैं हम। E आपका दिया है 9 इंटू 10⁴ इक्वल्स टू लैम्डा हमको फाइंड आउट करना है, और ये है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू 0.02 लिख देते हैं हम, 0.02 है ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻2 है ना, डिवाइड में 100 लगाएंगे तो 10 की पावर में -2 चला जाएगा मीटर में। तो लैम्डा चाहिए हमको, है ना। इसको भी और सॉल्व करके लिखते हैं, 9 इंटू 10⁴ इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लिखते हैं 2 इंटू 10⁻⁻2, जो कि ऊपर चला जाएगा और हो जाएगा क्या, ऊपर चला जाएगा 9 इंटू 10⁴ इक्वल्स टू लैम्डा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻2, जो कि ऊपर चले जाएगा और हो जाएगा 10⁻², ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे 9 इंटू 10⁴ एज इट इज़, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम ये लिख दे रहे हैं 9 इंटू 10⁹ लैम्डा हमको फाइंड आउट करने हैं, और 10⁻² एज इट इज़। तो 9 से 9 कैंसिल हो रहा है आपका, ये 10⁴ है, और ये 10⁹ प्लस 2 11 हो जाएगा। तो 10⁴ और ये 9 प्लस 2 11, और यहाँ पे आके 10⁻11 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, है ना। तो बच्चों लैम्डा कितना हो गया यहाँ पे, ये ऊपर चला जाएगा 11, 4 - 11 10⁻⁻7, और लैम्डा की यूनिट मैंने आपको बताया था, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज यानी कि कूलम और लेंथ यानी कि मीटर। तो कूलम पर मीटर है ना, ये क्या हो गई, लीनियर चार्ज डेंसिटी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम इस पे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। अ प्लास्टिक रॉड ऑफ लेंथ 2.2 मीटर एंड रेडियस 3.6 millimeter mm carries a negative charge of 3.8 into 10⁻⁻7 coulomb spread through its surface uniformly. What is the electric field near the midpoint of the rod at a point on its surface? यहाँ पे आपको ये दिया हुआ कि प्लास्टिक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है 2.2 मीटर, यानी कि L गिवन है हमको, एंड रेडियस 3.6 mm। प्लास्टिक रॉड जो है उसकी एक रेडियस भी होगी, है ना, 3.6 mm है, और उसने कितना कैरी किया हुआ है, नेगेटिव चार्ज कैरी किया हुआ है 3.8 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है ना, सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द मिड पॉइंट ऑफ रॉड के मिड पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, वो भी सरफेस पे, ठीक है ना। तो हमने सरफेस पे तो निकाला था, अभी सरफेस पे ही तो हमारा डेरिवेशन आ रहा है, सरफेस पे ही तो, कर्व्ड सरफेस पे तो निकाला था, और ये उसकी रेडियस हो जाती थी, ये क्या हो गई, रेडियस, है ना, ये तो रेडियस है, ठीक है, ये इसकी रेडियस हो जाती थी। तो हमने जो डिस्टेंस यहाँ पे r लिया हुआ था, ये r डिस्टेंस पे हमने निकाला था, इस पॉइंट P पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया, ये r डिस्टेंस होती थी, ये यहाँ से यहाँ तक r, ठीक है, किसी पॉइंट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर से r डिस्टेंस पे हमने लिया हुआ था। तो यहाँ पे आपको जो गिवन है वो लिख लीजिए। सबसे पहले गिवन आपको क्या क्या है, गिवन है आपको लेंथ 2.2 मीटर, r 3.6 mm, तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, mm है तो 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा फिर आपका, ठीक है। तो और फिर q आपका कितना है, q इज इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बोल रहा है तो हमको माइनस यहाँ लगाना पड़ेगा, -3.8 इंटू 10⁻⁷ कूलम, है ना।
ई आपको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला ही लगा लीजिए, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला फॉर्मूला जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी। तो सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालिए, तभी तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड उससे फाइंड आउट कर पाएंगे। यहाँ पे प्लास्टिक रॉड है, रॉड तो एक सिलेंडर ही होगी ना ऑब्वियसली। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन एल। क्यू यानी कि -3.8 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में लेंथ एल। एल कितना है 3, एल कितना है 2.2। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व नहीं करते, डायरेक्ट उसमें पुटअप कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बोलने को वो फाइंड आउट करने को बोल रहा है मिड पॉइंट पे, अगर ये भी फाइंड आउट करने को बोलते तो आप सॉल्व करते रहते। आप अभी यहाँ सॉल्व करोगे, काटोगे पीटोगे, उसके बाद फिर वहाँ लिख के काटोगे पीटोगे, बेटर है आप एक ही बार वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो ये ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका फॉर्मूले में लैम्डा अपॉन 2πε0 आर, जो कि अभी आपने फाइंड आउट किया था। देखिए बच्चों, अगर आप यहाँ पे 2πε0 लोगे तो 2 फिर पाई की वैल्यू पुटअप करोगे, फिर लैम्डा की वैल्यू पुटअप करोगे, फिर ε0 की वैल्यू पुटअप करोगे, जो कि 8.85 इंटू 10⁻12 होती है। इससे बेटर है कि हम इसको क्या करें, 2 का इंटू 2 का डिवाइड कर देते हैं। उससे होगा ये, उससे ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा 1/4πε0। ठीक है, और 1/4πε0 की वैल्यू आपको सीधा सीधा पता है 9 इंटू 10⁻9 है। तो इससे ईजी हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो ये हो जाएगा आपका 2, लैम्डा की जगह ये पूरी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, जो कि कितनी है आपकी -3.8 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 2.2, और 9 इंटू 10⁻9 है, तो 1/4πε0 की जगह तो ये लिख दीजिए 9 इंटू 10⁻9। और आर आपको दिया हुआ है, तो आर कितना दिया हुआ है बच्चों, आर दिया आपको 3.6 mm, यानी कि इसी के डिवाइड में आएगा आर 3.6, यानी कि 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर, है ना। इसको सॉल्व करना है, मैं पॉज करके सॉल्व करता हूँ, आप भी कीजिए। देखिए सॉल्व करने के बाद आया मेरा -8.6 इंटू 10/5 न्यूटन पर कूलम। यहाँ जब मैंने सॉल्व किया था तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आप डेसिमल को कैंसिल कर लिया कीजिए। तो 3.8 को मैंने 38 लिख दिया, और यहाँ पे 1.1 था तो 11 लिख दिया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया था। फिर यहाँ पे भी मैंने पॉइंट कैंसिल करके यहाँ पे 10 ऊपर ले गया, है ना, पॉइंट कैंसिल करके 10 ऊपर ले गया, फिर 9 4 जो 36, ये आया आपका 38/44, जो कि 38 आपका डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो हमने इसका एक 10 यहाँ ले लिया, तो यहाँ पे 10 लिया, तो यहाँ पे 10⁵ बचा। ठीक है, तो -380/44, इसको और सॉल्व किया तो आया ये आपका 95/11। 95/11 को जब मैंने सॉल्व किया तो ये आ रहा है आपका -8.63, जो राउंड ऑफ करके मैंने -8.6 बस लिख दिया है। -8.6 इंटू 10/5 न्यूटन पर कूलम, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम गॉस थ्योरम का दूसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे और उसके न्यूमेरिकल करेंगे। आज के लिए इतनी, थैंक यू।